और एक फाइनेंशियल ईयर में ही हिसाब किताब ठीक निकलना चाहिए। ये बाय एंड लार्ज हम लोगों की सोच रहती है और उसके कारण एक लंबी सोच के साथ रिसर्च को बल देना, इनोवेशंस को बल देना, ये हमारी आखिरी प्राथमिकता रहती है। बाकी सब काम हो जाए उसके बाद भी अगर कहीं कन्वर्ट है तो फिर देखेंगे। उसी प्रकार से अगर इनकम टैक्स में अगर कुछ रियायत मिलती है, तो अगर आप रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए अगर थोड़ा पैसा खर्च करोगे तो इनकम टैक्स में वो रहेगा तो फिर उसमें डाल देते हैं। लेकिन वो एक बॉक्स होता है जिसमें डाल देते हैं। ये बाय एंड लार्ज हम लोगों का स्वभाव और ये इसलिए बन जाता है कि जो है उससे गाड़ी चल जाती है। जब तक कोई चैलेंज नहीं आती है, नए आविष्कार हमें इरेलेवेंट नहीं बना देते हैं, तब तक ये चीजें चलती रहती है। इन दिनों अनुभव यह आ रहा है कि पूरे विश्व में जो युवा मन है, ये युवा मन परंपरा से बाहर निकालने के लिए छटपटा रहा है। उसको लगता है कि पुराने जमाने की पेन ऐसी क्यों, अलग प्रकार की पेन क्यों ना, वो पूछता है। हमने सदियों से एक ही प्रकार के शर्ट पहने, चश्मे पहने, वो कहता नहीं ऐसे नहीं, ऐसे क्यों नहीं हो सकते। हर चीज में उसको नयापन चाहिए, हर चीज में उसको बदलाव चाहिए और बदलाव के साथ भी यूटिलिटी के स्टैंडर्ड पे, कंफर्ट के स्टैंडर्ड पर और खर्च के संबंध में भी अगर उसको उचित लगता है तो वो हाथ लगाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जगत बहुत तेजी से बदलता चला जा रहा है। हर समय नई नई चीजें आविष्कार होती चली जा रही हैं। लेकिन अगर दुनिया जिस तेजी से बदल रही है, दुनिया जिस तेजी से आविष्कारों को स्वीकार कर रही है, अगर हम उसके साथ अपने कदम नहीं मिलाएंगे तो हम इरेलेवेंट हो जाएंगे। जब तक हम अपने गांव की इकोनॉमी के साथ जुड़े हुए थे, तब तक तो गांव का कुम्हार जिसका आकार की मटकी बनाता था, काम चल जाता था। लेकिन अब बाजार में फ्रीज आपको चैलेंज कर रहा है तो आपकी मटकी इरेलेवेंट हो रही है। तब आपको कुछ इनोवेशन करना पड़ेगा। और इसलिए पहले कहते थे आवश्यकता ये खोज की जननी है, लेकिन अब लगता है कि बाजार में अगर टिकना भी है तो भी खोज अनिवार्य है। यानी व्यापारिक दबाव है, व्यावसायिक दबाव है और उस व्यावसायिक दबाव को भी अगर समझ करके हम इस प्रायोरिटी को स्वीकार नहीं करते हैं तो मैंने कहा वैसे दुनिया और इकोनॉमी ग्लोबल है। अब पुराने जमाने में हम जो राखी बनाते थे, हजारों लोग रोजी रोटी कमाते थे, लेकिन चाइना ने सोचा इसमें भी हाथ डालो। उसने इनोवेशंस किए और हमारी राखी चली गई, उनकी राखी बाजार में आ गई। उनको ध्यान रहता है कि होली के दिन आ रहे हैं, हिंदुस्तान के लोग रंग उड़ाते हैं, तो रंग क्या किस प्रकार के नए नए खिलौने के रूप में लाए जाए, उसको कैसे मार्केटेबल बनाया जाए और उसमें छोटा छोटा परिवर्तन करते हैं। तो एक इनोवेशन का क्षेत्र ये है जो मार्केट में आपको टिकाए रखता है। दूसरा क्षेत्र है
जो जीवन की आवश्यकताओं को समझता है, उसको मार्केट से कोई लेना देना नहीं, जो समाज जीवन के वैल्यूज के लिए। अब किसी समय जो लोग यहां पर 40 से ऊपर की आयु के होंगे, उन्होंने यहां साबरमती से गांधीनगर गए होंगे तो रास्ते पर उन्होंने एक बिजली का कारखाना देखा होगा साबरमती, और वहां पर पहले जो वहां से राख निकलती थी, ऐश निकलती थी, उसके ढेर लगे रहते थे, पॉल्यूशन के सवाल होते थे। लेकिन आज उस ऐश को लेने के लिए क्यों लगती है? अब वो ढेर नहीं लगता है। क्यों? तो ऐश में से क्या बन सकता है? किसी ने इनोवेशन किया, उसको जन उपयोगी कैसे परिवर्तित किया जाए उसकी दिशा में काम किया, उसको मैन्युफैक्चरिंग लेवल पर उस लेवल पर लाया ताकि वो मार्केटेबली सस्टेनेबल हुआ, और उसने स्थिति को बदल दिया। और इसलिए मित्रों, वो चीजें हम कैसे पढ़ पाए? अब जैसे जमीन कम होती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, खाने वालों की संख्या बढ़ रही है। अगर पुराने ही तौर तरीके से हम 1 हेक्टेयर भूमि में उतने ही पैदावार लेंगे तो हम कितनों का पेट भर पाएंगे? जमीन बढ़नी नहीं है। तो फिर हम लोगों के लिए इनोवेशन कंपलसरी हो जाता है कि हम उत्पादकता को कैसे बढ़ाएं, लोगों की आवश्यकता को कैसे पूरा करें। उसी प्रकार से न्यूट्रिशन वैल्यू की अगर बात आई, मित्र आपको जानकर के हैरानी होगी, पल्सीज प्रोटीन कंटेंट के लिए सारे विश्व में अच्छे से अच्छा खाद्य है, लेकिन पिछले 50 साल में पल्सीज में कोई रिसर्च नहीं हुआ है, कोई इनोवेशन नहीं हुआ है। और उसके कारण एक तो कम भूमि में ज्यादा पल्सीज कैसे तैयार हो, पल्सीज में प्रोटीन कंटेंट कैसे ज्यादा बढ़े, उस पर कैसे काम करें। अगर हम इन चीजों को करते हैं तो हम सामान्य मानवीय की भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। मैं जब 2001 में मुख्यमंत्री बना और शुरू में मैंने एक काइट फेस्टिवल को थोड़ा और आर्थिक बल देने के लिए सोचा, तो मैंने एक मार्केट रिसर्च करने वाली टीम को काम दिया। मैंने कहा भाई देखिए हमारा जो ये काइट का बिजनेस उसका हाल क्या है, जरा स्टडी करके लाओ। आपको जान के हैरानी होगी, छोटा सा व्यापार है, छोटी सी चीज है, लेकिन कोई माइंड अप्लाई नहीं करता। ज्यादातर गरीब मुसलमान परिवारों के घरों में, झुग्गी झोपड़ी में महिलाएं पतंग बनाती थी, लेकिन एक पतंग बनने में करीब 32 जगह पर उसको ट्रैवल करना पड़ता था। बांस एक जगह से आता था, कटता कहीं और था, सदी कहीं और निकलती थी, कागज कहीं और बनता था, कागज के 3 कलर डालने हैं तो कहीं और हो जाता था, उसके लिए जो लिक्विड की जरूरत पड़ती थी, जो स्टिक करने के लिए चाहिए गम टाइप, वो कहीं और बन जाने। तो हमने कहा भाई इसको थोड़ा कम किया जा सकता है क्या। उस टीम ने काम किया, 32 जगह से कट के 13 पर लाए। अब फिर हमारे ध्यान में आया कि भाई पतंग यहां बनता है और बांबू आता है आसाम से, ये पतंग तो बड़ा महंगा पड़ता है। जबकि हमारे गुजरात में बांबू होते हैं, तो ऐसा क्यों? तो मैंने पूछा कि क्या बात है स्वामी? तो बोले गुजरात का जो बांबू है उसकी 2 गांठ के बीच का डिस्टेंस कम होता है और वो पतंग के लिए कम पड़ता है। हमें उस बांबू की जरूरत होती है जिस बांबू में 2 गांठ के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है। अब छोटी सी बात है, किसी ने माइंड अप्लाई नहीं किया था। मैंने यहाँ टिश्यू कल्चर वालों को इकट्ठा किया, जेनेटिक साइंस वालों को इकट्ठा किया। आप हैरान होंगे, मैंने उनसे कहा भाई कुछ तो करो, ऐसा तो नहीं है कोई आसाम की धरती में कोई स्पेशल क्वालिटी के वहां का बम्बू में तो उन्होंने काम किया
और काम करके डांग वगैरह में हमारे जो बाम्बू तैयार हो रहे हैं, उस बाम्बू में हमें जो चाहिए उस प्रकार की साइज का वो हमें मिल रहा है। अब मेरा दिमाग वहां और काम करता है। मैंने फिर से उनको बुलाया, मैंने कहा भाई ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो बाम्बू में काम आती है, क्या ये शुगर केन में काम आ सकती है? तो दिमाग लगाया, मैंने कहा आप कोशिश करो शुगर केन पे। मित्रों, आपको जानकर के खुशी होगी कि जिस टेक्नोलॉजी ने हमारे बाम्बू की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट लाया, उसको मैंने शुगर केन में इंप्लीमेंट किया और आज परिणाम ये हुआ। और शुगर केन की विशेषता है कि शुगर केन में दो गांठ के बीच अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो शुगर कंटेंट ज्यादा निकलता है। मित्रों, हमें पिछले 3 साल से हिंदुस्तान में सबसे अधिक शुगर कंटेंट वाला शुगर पैदा करने का हमें प्राइस मिल रहा है। और इस चुनाव में आपने देखा होगा पतंग के कारण से सबसे ज्यादा गालियां पड़ रही हैं। मोदी उत्सव कर रहा है, मोदी क्या कर रहा है। मित्रों, चीजों को बदला जा सकता है। अब आप देखिए पूरे हिंदुस्तान में गांव में बिजली नहीं है तो 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे। गुजरात में भी वही हाल। मैं जब 2001 में मुख्यमंत्री बना, सब लोग जो मुझे मिले थे वो क्या कहते थे, मेरे दोस्त मिले होंगे, पत्रकार मित्र मिले होंगे, व्यापार जगत के लोग मिले होंगे, एक छोटी सी बात मुझे बताते थे 2001 में, नरेंद्र भाई कुछ करो, कम से कम शाम को खाना खाते समय बिजली मिले, ऐसा तो करो। यानी डिनर टाइम पे हमारे यहाँ पावर नहीं मिलता था। वो दिन थे 2001-2 में। मेरा भी मन करता था यार सॉल्यूशन क्या। मैं पूछता था हमारे अधिकारियों से, अरे ये क्या बात है, आप टाइमिंग बदलो, शाम को दो या बच्चों को पढ़ना है तो समय दो, कुछ तो सोचो। वो कहते नहीं था, ये खेत में जो बिजली जाती है वो चोरी होती है। अब ये इतने साल हो गए, सब कुछ सोचता नहीं। मैंने कहा यार कोई तो रास्ता निकालना चाहिए। ईश्वर ने हमको रास्ता सुझा दिया। अब मुझे कोई अवार्ड मिला नहीं भविष्य। देखिए, आई एम नॉट ए टेक्नोक्रेट, आई हैव नथिंग टू डू विद इंजीनियरिंग वर्क, आई एम नॉट ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। मेरे मन में विचार आया कि भाई ये किसान चोरी करता है इस नाम पर पूरे गांव को परेशान क्यों करते हैं। मैंने उनसे कहा ऐसा करो भाई, खेत में जाने वाला फीडर अलग कर दो, गांव में जाने वाला फीडर अलग कर दो, तो कॉल प्रॉब्लम सॉल्व है। बोले साहब ये तो हो सकता है। अब बताइए, इसको करने में बिजली जब से पैदा हुई तो मैं आया तब तक इंतजार किया। अच्छा, फिर जब मैंने कहा कि मुझे गांव को 24 घंटे बिजली देनी है, वो हमारी फाइलें पढ़ने जैसे 50 किलोग्राम की फाइल मेरी पूरी सरकार मना करती थी, ये नहीं हो सकता क्योंकि 2000 मेगावाट बिजली का शॉर्टफॉल था, ये हो नहीं सकता। हम अड़े रहे, कुछ करना है। मैंने खुद ने रिस्क लेकर 45 गांव में प्रयोग किया। इन सब का परिणाम ये हुआ कि आज पूरा हिंदुस्तान अपने अपने राज्य में फीडर सेपरेट कर रहा है। जिस मॉडल पर गुजरात में गांव में भी 24 घंटे बिजली मिल रही है, उसी मॉडल पर पूरे हिंदुस्तान में 24 घंटे बिजली देने का प्रयास शुरू हुआ। सब लोग सफल अभी नहीं हुए क्योंकि कठिनाइयां हैं, लेकिन शुरू हुआ। अब ये तो छोटा इनोवेशन है, ये चीजें बदलती हैं। आपने देखा होगा पूरे दुनिया में रिन्यूएबल एनर्जी की बड़ी चर्चा है। सब लोग मानते हैं भाई ग्लोबल वार्मिंग का संकट है, कितना है, फलाना कोई रास्ता खोजना चाहिए। हमने सोलर एनर्जी में इनिशिएटिव लिया और मैं आप सब नौजवानों से आग्रह करूंगा, कभी मौका पड़े तो आप पाकिस्तान की सीमा पर सांसलपुर में हमने दुनिया का सबसे बड़ा जो सोलर पार्क बनाया है, उसको आप जरूर देखिए। आपको लगेगा बंजर भूमि में क्या काम हो सकता है।
मैंने एक बार प्रधानमंत्री से बात की, मैंने ये नहीं कहा है प्रधानमंत्री ने मेरे से बात की। एक दिन सुबह में चाय पे बुलाया था, तो बड़े आराम से बात करने का अवसर होता है। हमने कहा था कि हम जो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर फेंसिंग करते हैं, टच करते हैं, और यहाँ की जमीन की क्वालिटी ऐसी है कि जिसमें सॉल्ट का एलिमेंट बहुत होने के कारण किसी भी टेक्नोलॉजी को लगाइए, वो खंभे 2 साल में 3 साल में खराब हो जाते हैं, और तेज हवा भी आई तो वो सब गिर जाता है। अब कुछ कॉन्ट्रैक्टर का भी कमाल रहती होगी, वो जो होता होगा। हमने कहा था कम से कम गुजरात और भारत और पाकिस्तान की हमारी जो सीमा है वो पूरा रेगिस्तान है, वहां और कुछ नहीं है और गर्मी बहुत है। क्यों ना हम पूरा राजस्थान की सीमा और गुजरात की सीमा की ये 800-900 मील की पूरी भूमि पर एक सोलार पार्क क्यों ना बनाते हैं, और बीएसएफ को एक काम दिया जाए ताकि वो वहां डेड लाइफ जी रहे हैं, उनको ये काम मिल जाएगा, उनके पास इंजीनियर मिल रहती है और देश को बहुत बड़ा लाभ होगा, उस जमीन का उपयोग होगा, और वो एक प्रकार का सिक्योरिटी का बहुत बड़ा काम हो जाएगा। आप जो काम फेंसिंग से कर रहे हो वही काम सोलार पार्क से हो सकता है और इकोनॉमिकली वायबल हो जाएगा। मैंने बात जरा विस्तार से वहां तो बताई थी, वो इतने प्रसन्न हो गए, आगरा से थोड़ा नाश्ता भी ज्यादा करवाया और उन्होंने कहा मोदी जी ये बहुत अच्छी बात है, ये कुछ करना चाहिए। खैर मित्रों, मैं इंतजार कर रहा हूं कब होगा, घटना को शायद 4 साल हो गए। मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि ये कोई रिसर्च नहीं है, एक आइडिया है जो स्थितियों को बदल सकता है। अब वहां तो नहीं हो, लेकिन मैंने मेरे यहां किया। अब मुझे बॉर्डर तक तो जाने का अधिकार नहीं क्योंकि उस पर भारत सरकार का रहता है, लेकिन जहां बॉर्डर शुरू हुई उसके पहले तो मैं जा सकता हूं, वहां मैंने खड़ा कर दिया। अब बात वहां से हम अटक जाते हैं। सारे दुनिया में गुजरात इज ओनली स्टेट जिसको क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट सेपरेट है, एनवायरमेंट फ्रेंडली स्टेट है, सेंसिटिव स्टेट, सारी दुनिया भर के आर्टिकल हमारे लिए छप गए, इकोनॉमिक्स तक के लोगों ने लिखा, टाइम मैगजीन तक ने लिखा। हम भी सिना कान करके सो जा सकते थे, हमने ऐसा नहीं किया। हमने कहा और कुछ सोचा जाए। मित्रों, सारे दुनिया के लोग एक चीज देखने के लिए आते हैं, आपको भी जो मौका मिले तो सोचिए, गुजरात इज द फर्स्ट स्टेट इन द वर्ल्ड जिसने इनोवेशन किया। हमने कैनाल पर सोलार पैनल लगाए और गुजरात लकी है, हमारे पास दुनिया का लॉन्गेस्ट कैनाल नेटवर्क है, लगता है दुनिया का लॉन्गेस्ट, और हमने उस पर सोलार पैनल लगाए कैनाल के ऊपर। सोलार पैनल लगाने के कारण क्या हुआ, एक जमीन बच गई, जमीन की जरूरत है कैनाल पर। दूसरा, कैनाल का प्रोटेक्शन के लिए जो और खर्चा करना पड़ता है वो भी बंद हो गया, इससे होने लगा। बिजली तो मिली मित्रों, 1 किलोमीटर कैनाल पर 1 मेगावाट बिजली सोलार की पैदा होती है और पर ईयर 1 करोड़ लीटर पानी इवोपरेट होने से बच जाता है। यहाँ जो आज तक पानी कितना खाना जो आप सोच रहे हैं, हियर इज द आंसर, हियर इज द सॉल्यूशन। और मित्रों, सबसे बड़ा उससे एक और लाभ हुआ कि हमने एक पायलट प्रोजेक्ट गांधीनगर में किया था सोलार का, 1 मेगावाट का, और यहां से 20 किलोमीटर दूरी पर एक कैनाल पर हमने दूसरा किया। और सरप्राइजिंगली दोनों के बीच में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस होने के बावजूद भी, उतना ही सनराइज मिलने के बावजूद भी,
जो कैनाल के ऊपर सोलर पैनल लगाया उसकी बिजली का उत्पादन 16% ज्यादा है। और क्यों? और जो हमने जब किया तब हमारे दिमाग में नहीं था। जब जमीन पर सोलर पैनल होता है तो जमीन हीट जनरेट भी करता है, सूर्य ताप से हीट जनरेट करता है, उसके कारण सोलर में से एनर्जी जनरेशन कम होता है। यहां नीचे पानी होने के कारण वो ठंडा रहता है, ठंडा रहने के कारण 16% एक्स्ट्रा एनर्जी मिल रही है। अब ये सारी चीजें हमारी अपनी यूनिवर्सिटी उसको जरा रिसर्च करें, ढंग से लिखें और दुनिया के सामने अगर मॉडल प्रस्तुत करें, मैं समझता हूं सारी मानव जात को काम आएगा। और इन दिनों दुनिया के कई देशों के लोग हमारे इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए आ रहे हैं। अगेन मित्रों, मुझे इस इनोवेशन का अवार्ड नहीं मिला। काम करते करते सहज रूप से बहुत सी नई चीजें हम कर सकते हैं। मित्रों, मैंने अभी कहीं पढ़ा कि जो विंड एनर्जी है, विंड एनर्जी में नए मॉडल की संभावनाएं खड़ी हुई। जैसे हम लोग घर में एसी चलाते हैं, एसी चलाते हैं तो साथ में एक छोटी पाइप लगाते हैं जिससे पानी निकलता है, मतलब वो कहीं कहीं से एयर में से पानी सक करता है। मित्रों, नए विंड एनर्जी के मिल ऐसी आ रही है कि जब वो विंड मिल चलती होगी तो एयर में से भेज को सक करेगी और एक विंड मिल पर डे 10,000 लीटर शुद्ध पीने का पानी दे सकता है। इसका मतलब ये होगा कि जहां समुद्री तट है, जहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, यहां कच्छ जैसा इलाका और समुद्र दोनों मिलकर के है, जहां गर्मी भी बहुत है और ह्यूमिडिटी की संभावना बहुत है, अगर वहां विंड मिल लगा दी तो वहां के गांवों को पीने का शुद्ध पानी बेटर देन बिस्लेरी सहज रूप से प्राप्त होगा। तात्पर्य यह है कि मित्रों, ऐसा नहीं है कि चीजें समाज जीवन में बदलाव नहीं लाती, हमें बड़े वैज्ञानिक ढंग से काम करना पड़ता है। अब गुजरात सरकार ने कैसी चीजों को हाथ में लिया है। पहले स्टूडेंट्स का साइंस फेयर हुआ करता, विज्ञान मेला। आप भी जब छोटे स्टूडेंट रहे होंगे, आप भी विज्ञान मेले में गए होंगे। हार्डली राज्य का एक विज्ञान मेला होता था, और जो एक्टिव स्कूल होती है और एक्टिव साइंस टीचर रहता था, वो अपने बच्चों को उत्साह से लेकर के आ जाता था। और सरकार के नेता लोग भी जाते थे, दिया जलाते थे, फोटो वोटो निकलवाते थे और वाहवाही चल जाती थी, हाँ यार हो गया था। ज्यादातर देश ऐसे ही चला। हमने कहा ऐसा नहीं, हर तहसील में हम साइंस फेयर करेंगे। उनको हम हर बार एक थीम देते हैं, कभी पानी दिया, कभी वेस्ट मैनेजमेंट दिया, कभी सोलर दिया, अलग अलग थीम देते हैं। और आज गुजरात में हर वर्ष बच्चों के द्वारा 250 से 300 साइंस फेयर होते हैं। उसमें से सिलेक्टेड जो होते हैं वे फिर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, उसमें से सिलेक्ट होते हैं वो स्टेट में आते हैं। और मैं कोशिश हमेशा करता हूं, मैं इन साइंस फेयर में जाता हूं, उन बच्चों से मिलता हूं, उनकी चीजों को देखने की कोशिश करता हूं, उन साइंस टीचरों को मैं प्रोत्साहित करता हूं। सरकार स्पेशल इसके लिए बजट देती, जो पहले हमारे यहां नहीं था, हम बजट देते। इसके कारण क्या हुआ है कि एक जो बालक मन जो होता है उसको भी इस प्रकार के विचारों की इच्छा लगती है, उसको भी लगता है हाँ यार मैं भी ये कर सकता हूं। साइंस फेयर में आता है तो औरों के प्रोजेक्ट भी देखने जाता है। ईश्वर ने उसको भी तो कुछ न कुछ दिया होता है, हमें थोड़ा उसको एक्सपोजर देना होता है, हमें थोड़ा उसको अवसर देना होता है। अगर ये हम करते तो लाभ होता है। मित्रों, मैंने सबके लिए एक ओपन इन्विटेशन रहता है मेरा कि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी स्कूल या कोई भी कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटी रिसर्च करके, इनोवेशन करके अगर वो नेशनल लेवल पर से मेडल लाया है तो मैं उसको मेरी चैम्बर में बुलाता हूं, उनके पूरे प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन मैं खुद देता हूं
उनकी वाहवाही करता हूं, उनका गौरव करता हूं और जरूरत पड़े तो आर्थिक मदद से उसको आगे बढ़ाने के लिए मैं व्यवस्था करता हूं। अभी मुझे बड़ौदा से MS यूनिवर्सिटी से कुछ बच्चे आए, उन्होंने मुझे अपना एक प्रोजेक्ट दिखाया। उनका प्रोजेक्ट ये था कि ये जो मेट्रो ट्रेन है या तो ये जो हाई स्पीड ट्रेन होती है, उस ट्रेन को ऐसे डिजाइन किया जा सकता है कि एक बार ट्रेन एक स्टेशन से शुरू हुई, आखिरी स्टेशन पे जाकर के वो रुकेगी, कभी रुकना नहीं पड़ेगा, लेकिन हर स्टेशन पे वो पैसेंजर आएंगे भी और उतरेंगे। नीचे से ट्रेन चलती जाएगी, ऊपर सेकंड फ्लोर का डिब्बा है वो खिसकता जाएगा, जहां बड़ौदा आया तो डिब्बा आगे चला जाएगा, दूसरा डिब्बा चढ़ जाएगा, डिब्बा बदलता जाता है और ट्रेन रुकती नहीं है। मतलब नौजवानों ने इतना बढ़िया ढंग से इसको इनोवेट किया हुआ है। मैंने तुरंत उनको, इसके जो एक्सपर्ट लोग हैं उनके पास भेजा, मैंने उनसे काम करवाया। एक बार IITI का एक स्टूडेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट IIT, सिंपल ITI यानी टेक्निकल एजुकेशन का वो एक प्रकार से प्राइमरी यूनिट है। धंधुका कैसे छोटे से इलाके से एक नौजवान मेरे पास आया, बोले साहब मैंने रोबोट बनाया है। मैंने कहा क्या कर रहा है तुम्हारा रोबोट? तो बोले ये रोबोट नक्सल बेल्ट में या जहां टेररिज्म होता है या बॉर्डर होती है, वहां इसमें ताकत है कि अगर वहां कहीं पर भी छोटे छोटे जो बम आते हैं जो ब्लास्ट करने के लिए व्हीकल को उड़ा देते हैं, लैंडमाइन, अगर ये कहीं है तो आज क्या होता है, हमारा सैनिक खुद जाता है, खोजता है और कभी कभी ब्लास्ट हो जाता है, मर जाता है। तो बोले ये रोबोट जाएगा, खोजेगा, उठा के ले आएगा और आपको आइडेंटिफाई करके दे देगा। मैंने देखा ये बड़ा गजब का काम किया। मैं उसको आर्मी चीफ तक ले गया था, खुद मेहनत की मैं उसको। इसका मतलब ये हुआ मित्रों, अगर हम सेंसिटिव हैं चीजों पर और हम चाहते हैं कि हमें इसमें प्रमोट करना है, बदलाव करना है, हम चीजों को बदल सकते हैं। और मैंने देखा है मित्रों, ये टैलेंट जो है किसी का इजारा नहीं होता है। सुबह आज शायद अनिल गुप्ता आए थे, उन्होंने आपको बताया गांव के लोग भी किस प्रकार के नए नए इनोवेशन करते हैं, किस प्रकार की नई नई, वो अपनी साइकिल को भी नए तरीके से चलाते हैं, कम मेहनत से साइकिल कैसे चले वो करते हैं, लेकिन बड़े स्केल पर उनको काम करने का अवसर नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से हमारा जो टैलेंट पूल है उसको अगर आइडेंटिफाई हम करें और जो इंडस्ट्रीज है उनको साथ हम जोड़ें और हम उसको आगे कैसे बढ़ाएं, उसकी दिशा में एक छोटा सा प्रयास हमने जो किया है, आज शायद मधुबन ने सुबह आपको बताया होगा, आई क्रिएट का हम एक इंक्यूबेशन सेंटर खड़ा कर रहे हैं और वर्ल्ड क्लास खड़ा कर रहे हैं। मिस्टर नारायण मूर्ति हमें चेयरमैन के रूप में उन्होंने हमारी सेवाओं देने का स्वीकार किया हुआ है और यही अहमदाबाद में एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है। और मैं उसमें हर उम्र के बच्चों को इन्वाइट करने वाला कि तुम्हारा दिमाग अगर काम करता है तो करो, चलो सारी फैसिलिटी हम देंगे, लैब हम देंगे, रॉ मटेरियल चाहिए जो भी देंगे चाहिए हम देंगे, आपको अगर कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो भी देंगे, कुछ करके दिखा। मित्रों एक हमने एनवायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा और अगर हम इनोवेशन के लिए एनवायरमेंट क्रिएट करेंगे तो मुझे विश्वास है मित्रों जीवन ठहर नहीं जाएगा और जीवन कभी ठहरना नहीं चाहिए। अगर इनोवेशंस हैं तो जीवन की गति रहती है, रिसर्च है तो जीवन में बदलाव आता है। और अब आप कल्पना करिए मित्रों, ये इंटरनेट नाम की दुनिया ना आती तो हम आज कहां होते? जिसने भी दिया था क्या कमाल था, जगत को बदल दिया और उसके अनुकूल सबको बदलने के लिए मजबूर कर दिया। हर किसी को अपने सेटअप को उसके साथ जोड़ना पड़ता है। मित्रों ये सब कुछ हमारे यहां भी हो सकता है और हम तो वो लोग हैं मित्रों जिन्होंने किसी जमाने में सब किया हुआ है। मैं एक बार अमेरिकी गवर्नमेंट के निमंत्रण से गया था, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। तो उस समय ये पेटेंट वगैरह के बहुत झगड़े, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वगैरह का बहुत बड़ा झगड़े चल रहे थे, तो धीरे धीरे लोगों ने सुधार दिया। तो उन सब से मेरी काफी डायलॉग हुआ हमारे डेलीगेशन में। मैंने कहा भाई
मेरे पूर्वजों ने जीरो की खोज की और हम उसको कुर्सी के नीचे दबा करके बैठ गए होते तो आज दुनिया चांद पर पैर रख सकती थी क्या? हमने कहा हम लोग हैं जिन्होंने दुनिया में सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी की। शरीर मनुष्य का और माथा हाथी का, गणेश जी बनाए। मित्रों, आज जेनेटिक साइंस की चर्चा होती है। हम वो पहले लोग थे जिन्होंने सिद्ध किया कर्ण का जन्म जेनेटिक साइंस से हुआ है। बायोटेक्नोलॉजी वाला नहीं हो बॉडी, जेनेटिक साइंस से कर्ण का जन्म हो, पूरा वर्णन है उसका। तो मित्रों, कोई एक जमाने में सारी संपत्ति हमारे पास थी और फिर हम सब भोगने में लग गए। अब हमारा समय फिर से आया, हमें दुनिया को कुछ देना होगा, नई पीढ़ी को कुछ देना होगा। और मुझे विश्वास है कि हम लोग एक सरकार के माध्यम से जो प्रयास कर रहे हैं, आप अखबार पढ़ोगे तो आपको यही लगेगा कि वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का मतलब होता है बड़े बड़े उद्योग कराने आते हैं, मंच पर बैठते हैं, तस्वीर निकालते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं। हम पूरे इस राज्य को सभी क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। अगर ज्ञान विश्व की ऊंचाइयों पर जाने का सबसे बड़ा आधार है तो हम हमारे गुजरात की धरती पर ज्ञान आधारित विकास करना चाहिए। आपको खुशी होगी मित्रों, आज सुबह मैं एक सेमिनार में था इसी वाइब्रेंट गुजरात के तहत। मोर देन 100 यूनिवर्सिटीज दुनिया की एक ग्रुप के नीचे थी। हिंदुस्तान में कभी ऐसा इवेंट नहीं हुआ। टॉप मोस्ट स्कॉलर्स वहां थे और वहां चर्चा ये थी कि हम गुजरात की यूनिवर्सिटी के साथ मिल बैठ करके पूरे विश्व के इस ज्ञान को कैसे जोड़े, चर्चा गुजरात कर रहा है। हम लोग यहां बैठे हैं, कल अखबार में एक लाइन छपेगी नहीं छपेगी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कितनी कोशिश हो रही है। सुबह से आप बैठे हैं, इनोवेशन की क्या जरूरत है, इनोवेशन का महत्व क्या है, किस प्रकार से इनोवेशन को प्रमोट किया जाए। अब जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है तो ज्यादातर क्या कहते हैं, हमने 4 स्कूल बना दिए, वहां हमने चेक डैम बना दिया, हमारी कंपनी के नजदीक में अस्पताल था उसको हमने ठीक कर दिया। मित्रों, मुझे लगता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कुछ परसेंटेज सीधा सीधा रिसर्च और इनोवेशन के लिए आना चाहिए। मैं जरूर, मेरे यहाँ जितने पब्लिक लिमिटेड है हमारे यहाँ, JSFC, JNFC वगैरह, मैं कोशिश करूंगा वहीं से मैं शुरू करूँ कि किस प्रकार से कैपिटल फंड बना करके हम इनोवेशंस को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, हम उस दिशा में प्रयास करेंगे। खैर मित्रों, मैं नहीं जानता हूँ सुबह से आपकी क्या क्या चर्चा हुई, क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं था, लेकिन मुझे लगा कुछ मैं भी सबके गोष्ठी कर लूँ आपके साथ। धन्यवाद मित्रों। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि देश के और विदेश के हर कोने में कोई ना कोई अपना कुछ इनोवेशन कर रहा है। ये बात भी सच है कि देश और विदेश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास अथॉरिटी है या फाइनेंशियल सपोर्ट है ये करने के लिए, बट शायद हमारे देश में ये पहला इंसान है जिसका कैन वी हैव द इनोवेटर्स प्लीज देयर फॉर द ग्रुप फोटोग्राफ विद आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। Can we have all the innovators here on the dais for a group photograph with our Honorable Chief Minister Shri Narendra Modi ji? Can we have all the innovators here, little fast, in a short time?